इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है हमारा। हम देखेंगे कि ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखो, जो हमारे फ्रेमर्स ने जो प्रोविजन किया आर्टिकल 21 का, ये बहुत ज़्यादा बाद में आफ्टर इनैक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये काफ़ी डिस्प्यूट रहा है, और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा व्याख्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 पर ही किया है। सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन इसी का हुआ है। इसमें कहता है, देखो ये है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ, हमारे शरीर की लिबर्टी की बात करता है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमारे शरीर और प्राण, शरीर और प्राण, हमारे लाइफ है ना, इंडिविजुअल बॉडी और लाइफ, ये इसको प्रोटेक्ट किया है कि कोई भी हमारे लाइफ और हमारे कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन और कोई भी एक्ट हमारे लाइफ को हार्म नहीं कर सकता। तो देखो, इस पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो हमें सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। एक तो एक केस आया था A.K. गोपालन केस, A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 इसको जिस तरह से इंटरप्रेट किया, वो इंटरप्रिटेशन, वो व्याख्या, वो वर्डिक्ट हमारे इस आर्टिकल 21 को बिल्कुल कम कर दिया था। इसमें कहा कि भाई हमारे जो राइट्स हैं, मतलब इस आर्टिकल में, इस केस में, इस वर्डिक्ट में आर्टिकल 21 का बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन हुआ था, बहुत ही कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन हुआ, बहुत ही संकुचित व्याख्या हुआ था। कैसे? तो इसमें कहा कि गवर्नमेंट, मतलब लेजिस्लेचर है ना, कानून बनाकर, है ना, जो प्रोसेस है कानून बनाने का, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा प्रोविजन करता है जो हमारे शरीर और हमारे लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करता है, वो वैलिड है। इसमें यह कहा कि भाई एग्जीक्यूटिव है ना, जो कार्यपालिका है, वो हमारे, है ना, कार्यपालिका हमारे इस राइट को वो सीज नहीं कर सकता, इसको मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है अपने लिए। लेकिन लेजिस्लेचर मतलब विधायिका कानून बनाकर हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 को कम कर सकता है। एक्चुअली में ये कि ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो किया। A.K. गोपालन केस ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ही फॉलो किया है। इस प्रक्रिया को एस्टैब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। देखो, एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, एक तो ये टर्म है, और दूसरा आता है इसमें देखो ये क्या है, ये कहता है कि कानून बनाकर, लॉ बनाकर आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी कानून बना सकते हो, ये कहता है। और वह कानून भले ही तार्किक ना हो, लॉजिकल ना हो, भले ही वह कानून नेचुरल जस्टिस का जो थ्योरी है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसका वायलेशन ही क्यों ना हो रहा हो, वह कानून वैलिड होगा, ये कहता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, आर्टिकल 21 में भी यही लिखा हुआ था। तो इसी बेसिस पर A.K. गोपालन ने कहा
कि भाई सरकार है ना, जो सरकार का जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव जो पार्ट है, वो मनमाने तरीके से हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं कर सकता है, हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कम नहीं कर सकता। लेकिन लेजिस्लेचर, विधायिका, कानून बनाकर, है ना, प्रोसीजर को फॉलो करके वो हमारे आर्टिकल 21 को कम कर सकता है। ये कहा था AK गोपालन केस में। मतलब AK गोपालन केस ने आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, बहुत ही संकुचित व्याख्या। ये कहता है कि ऐसा कोई भी कानून, ये कहता है देखो, कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएंगे, कोई कानून नहीं बनाएगी सरकार, कोई कानून नहीं बनेगा ऐसा जो हमारे शरीर को स्नैच करता हो। बस इतना कहा। भाई हमारा शरीर, क्या हमारा शरीर ही हमारा राइट है? ऐसे तो फिर हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं हुआ। हम देखते हैं जो पशु प्रेमी है वो कहता है पशुओं को नहीं मारना, है ना, हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचे, ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा डायरेक्टली। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं किया जाएगा। इसमें कहा कि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं किया जाएगा जो सीधे सीधे हमारे शरीर को हार्म करता है, जिससे हमें चोट पहुंचती। क्या ये है हमारा शरीर? क्या ये हमारा लाइफ? नहीं। हमारा लाइफ मतलब एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, एक सम्मानपूर्ण जीवन, एक गरिमामय जीवन। सिर्फ चोट पहुंचाना से हमें सुरक्षा प्रदान करना, ये तो हम जानवरों के साथ करते कि जानवरों को चोट नहीं पहुंचे, भले जानवर किसी भी कंडीशन में रह रहा हो, उसको चोट नहीं पहुंचना। बस ऐसे ही व्याख्या AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट, एक बहुत ही संकुचित व्याख्या थी, नैरो इंटरप्रिटेशन। ये कहता है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जो हमारे शरीर को सीज करता, जो हमारे शरीर को चोट पहुंचाता बिना कोई अपराध के। अगर अपराध किया तब तो शरीर को चोट पहुंचाएगा ही, फांसी भी दे सकते हैं, डेथ सेंटेंस मिलता है, लेकिन ऐसे बेवजह नहीं बना सकते। तो AK गोपालन केस ने कहा कि कार्यपालिका कोई भी मनमाना, है ना, एक्शन नहीं ले सकता है आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में, लेकिन लेजिस्लेचर, विधायिका चाहे तो कानून बनाकर हमारे आर्टिकल 21 को कम कर सकते। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बनेंगे जो शरीर को नुकसान पहुंचा, जो शरीर को हार्म करता है, जो शरीर, मतलब एक तरह से देखो तो शरीर भी, है ना, लाइफ मतलब शरीर मान लिया गया था। क्या हमारा लाइफ हमारा शरीर ये सिर्फ? नहीं। तो 1951 में ये केस आया था। फिर इसी के अगेंस्ट में एक और इंपॉर्टेंट केस है, आर्टिकल 21 से ही रिलेटेड है, वो भी हमें जानना चाहिए। वो है मेनका गांधी वर्सेस केंद्र सरकार, है ना, यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1978 में आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस है। मेनका गांधी, संजय गांधी की वाइफ, इंदिरा गांधी की बहू, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। क्यों केस किया था? तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इसलिए केस किया था क्योंकि इनके पासपोर्ट को गवर्नमेंट ने सीज कर लिया इस समय, और इससे वो अब्रॉड में ट्रेवल नहीं कर पा रही थी। तो इस समय कहा कि भाई ये तो हमारा राइट है ट्रेवल करना, विदेश जाना। तो इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में मेनका गांधी ने केस किया। तो इस केस में जो वर्डिक्ट आया था वो बहुत ही क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी वर्डिक्ट था। इसमें देखो क्या किया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आया इसमें, सबसे पहले जान लो कि इस केस के बाद समय समय पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे जजमेंट दिए आर्टिकल 21 के फेवर में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बॉडी को हार्म करता है, वो भी आर्टिकल 21 के तहत आता है, और उसका ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका वायलेशन है। कैसे? तो देखो इसने क्या किया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें एक नया प्रोसीजर को फॉलो किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं बोले विधि का विधिवत प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये एक्चुअली में देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये अमेरिकन कंसेप्ट है। ये सबसे पहले अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुआ था। अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 14th अमेंडमेंट के थ्रू, है ना, संविधान संशोधन के थ्रू इस प्रोविजन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था, सबसे पहले अमेरिका। फिर बाद में दूसरे देशों ने भी इसको। हमारे यहां इस प्रोविजन को इस केस के थ्रू, इस वाद में, इस केस में पहली बार एक्सेप्ट किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है कि ये कहता है कि कोई भी कानून बनाओगे, कोई भी कानून, है ना, कोई भी कानून वो विधि सम्मत तो होगा ही होगा, सही भी होगा, सही भी होना चाहिए और रीजनेबल भी होना चाहिए, तर्कसंगत भी होना चाहिए। तर्कसंगत भी होना चाहिए, ये कहा कि ऐसा नहीं कि कुछ भी कानून बना दे तो चलेगा ना, कुछ भी कानून नहीं चलेगा, जो भी कानून होगा वो रीजनेबल होना चाहिए। मतलब गलत कानून नहीं बना सकते। जैसे मैंने आपको बताया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें क्या कहता है कि कानून लेजिस्लेचर, कुछ भी, कोई भी कानून लेजिस्लेचर बनाएगा तो वो वैलिड होगा, ये कहता है। विधायी का कोई भी कानून बनाएगा तो वो वैलिड है। यहां कहता है कि ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कहता है कि नहीं, कोई भी कानून, जो भी कानून बनाओगे वो सही होना चाहिए और तर्कसंगत भी होना चाहिए। ऐसे कुछ भी कानून नहीं बना सकते, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है। एक्चुअल में ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू ही प्राकृतिक जो न्याय का सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत को ये लागू करता है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। नहीं, प्राकृतिक न्याय क्या कहता है कि किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी कानून नहीं होगा जो किसी को नुकसान पहुंचा। प्राकृतिक न्याय। तो फर्स्ट टाइम मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया। मतलब हमारे यहां नेचुरल जस्टिस को हमने फॉलो किया और इसी के तहत आर्टिकल 21 को बहुत ब्रॉडली इंटरप्रिटेशन किया। कहा कि कोई भी ऐसा कानून जो हमारे लाइफ और बॉडी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्म करता है, वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, उल्लंघन है। और इसी के तहत इसने कहा कि भाई आर्टिकल 21 मतलब ये हमारे आर्टिकल 14 और 19 के साथ हम अब पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे आर्टिकल 21 को। मतलब कि आर्टिकल 21 अगर मान लो 14 और 19 में किसी तरह की, है ना, ऑब्जेक्शंस आता है, किसी तरह का बाधा आता है, तो वो 21 के थ्रू उसका इंटरप्रिटेशन हो। इसी बेसिस पर कहा कि सबको, है ना, किसी भी तरह से अगर हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे लाइफ को हार्म कर रहा है, कोई भी चीज ऐसा, वो आर्टिकल 21 का वायलेशन। जबकि AK गोपालन ने क्या कहा था कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते जो सीधे शरीर को सीज करता हो। यहां कह रहा है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएंगे जो किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे शरीर को हार्म करता, हमारी लाइफ को कम करता है, ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्डिक्ट आया था 1978। और इसी केस में कहा था कि भाई घूमना भी, विदेश जाना भी हमारा आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ये आता है। तो पासपोर्ट इनको मेनका गांधी को दिया जाए।
फॉरेन ट्रेवल करना हमारा राइट है। आर्टिकल 19 में ये नहीं, आर्टिकल 19 कहता है इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी आप मूव कर सकते। फॉरेन जाना, विदेश जाना, ये आर्टिकल 21 से हमें मिलता है, इसको हमें कोई रोक नहीं सकता बेवजह। बेवजह मतलब समझ रहे हो, एक तो कि आपने कोई क्राइम किया या PMLI एक्ट जो है अभी हमला, उसका वायलेशन किया है तो फिर उस समय पासपोर्ट आपका जब्त हो सकता है, सीज हो सकता है, बाकी आपको तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये अमेरिका ने सबसे पहले, हमारे यहाँ हमारे कोर्ट ने पहली बार इस केस में है ना 1978 में इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक्सेप्ट, है ना, जबकि अमेरिका में बहुत पहले से। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली कोर्ट है आज भी, क्योंकि वह स्टार्टिंग से ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है। हमारे यहां सिर्फ इस केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया है। हम देखते हैं आए दिन सरकार ऐसे बहुत सारे कानून बनाते रहते हैं जो इनडायरेक्टली हमारे जीने के अधिकार को कम करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट देखेंगे अरावली माउंटेन, इसको डेफिनेशन ही चेंज कर दिया कि भाई ये 100 मीटर तक है, फिर हाईकोर्ट ने भी उसको अप्रूव कर दिया। क्या अगर अरावली में इस तरह से होगा तो क्या होगा कि अरावली खत्म हो जाएगा, और अरावली एक वॉल की तरह काम करता है जो डेजर्ट्स को आने से, डेजर्ट का एक्सटेंशन को रोक रहा है। तो क्या होगा अगर अरावली खत्म हो जाएगा तो डेजर्ट आएगा, फिर हमारे यहाँ हम कैसे सर्वाइव कर सकते, हमारे लाइफ, हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन। तो जनरली गवर्नमेंट ऐसे प्रोविजंस लाते हैं जो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है। तो उस सिचुएशन में कोर्ट इसी प्रोसेस को फॉलो करता है और फिर वर्डिक्ट देता, मतलब आर्टिकल 21 के फिर। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, विधि का विधिवत प्रक्रिया, मतलब सरकार, लेजिस्लेचर ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो विधि संगत ना हो, जो तर्कसंगत ना हो, है ना, जो हमारे लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्म कर। इस केस के बाद तो हमारे आर्टिकल 21 बहुत ही सिक्योर्ड हो गया, गारंटीड हो गया कि हमारे इस राइट को कोई भी छीन नहीं सकता। और इसका इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन किया और इसको और ब्रॉड एस्पेक्ट में आज हम एंजॉय कर रहे हैं, और आगे भी इसका इंटरप्रिटेशन होगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो हम डेवलपिंग स्टेज में, हमारा इकोनॉमी, हमारा देश अभी डेवलपिंग स्टेज में, तो हम अभी ग्रोइंग स्टेज में है, इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लाते हैं जिससे हमारा ग्रोथ और फास्ट हो। लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है, हमारी लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है आए दिन। तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस आया है और अभी बहुत सारे आना बाकी है। अब देखेंगे इसमें जैसे बहुत सारे टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेशन हुआ, जैसे कि है ना कि आपको इसके थ्रू आपको बहुत सारे राइट्स मिलता है, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। हमारे यहाँ अब देखोगे तो जैसे हम जानते हैं आर्टिकल 21A में क्या है, 21A में राइट टू एजुकेशन, इसे भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ऐड कर दिया। तो 21A क्या कहता है कि भाई 6 से 14, नहीं इसमें यह भी इंटरप्रिटेशन से ही आया है। एक केस आया था उन्नी कृष्णन केस ईयर 1993। उस केस में यह कहा गया था कि राइट टू एजुकेशन ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से कनेक्टेड है, तो यह हमें मिलना चाहिए। तो उसी केस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, हम जानते हैं 86 86वां संविधान संशोधन 2002, और इस संशोधन से क्या किया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा, ये उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अभी भी हमारे यहां देखोगे तो एलिमेंट्री एजुकेशन, जो अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन देते हैं, उसका प्रोविजन नहीं है, उसका वो फंडामेंटल राइट नहीं है।
6 से 14 साल, 6 साल से हम पढ़ना शुरू करते हैं क्या? नहीं, आज तो बच्चे 2 साल 2.5 साल से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, 3 साल से स्कूल में जाना शुरू करते हैं। तो 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे के लिए तो सरकार प्रोविजन ही नहीं कर रखा है। तो अभी रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले हमारी एक नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर है सुधा कृष्णमूर्ति, नारायण कृष्णमूर्ति, सुधा कृष्णमूर्ति, उन्होंने राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया। उसमें कहा है, उसमें प्रोविजन है कि एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 3 से 6 साल के बच्चों को भी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए और ये उसका फंडामेंटल राइट है, ऐसा प्रोविजन करो, मतलब अमेंडमेंट करो ऐसा। अभी रिसेंटली आया। इसी साल 2025 में एक फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि राइट टू, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। बिजली, है ना, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। अभी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सॉरी, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राइट टू इलेक्ट्रिसिटी ये हमारा फंडामेंटल राइट है। कुछ किराएदार और मकान मालिक के बीच कुछ डिस्प्यूट्स हुआ तो मकान मालिक ने बिजली कनेक्शन ही सप्लाई बंद कर दिया उस किराएदार के फ्लैट में। तो किराएदार ने कहा कि ये तो हमारे बेसिक फैसिलिटी का वायलेशन, बेसिक फैसिलिटी। तो वो कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये बेसिक फैसिलिटी है, ये जीने के लिए अति आवश्यक सुविधा है, और इस सुविधा को अगर कट कर रहे हो तो मतलब आप उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहे हो, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो आप बिजली पाना हर किसी का मौलिक अधिकार है अब से। ये अभी आया 2025 में हाई कोर्ट का इंटरप्रिटेशन। तो ऐसे बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने हमारे आर्टिकल 21 को बहुत ज्यादा एक्सपांड किया है। अभी और होना बाकी है। जैसे राइट टू लिवलीहुड, आजीविका का अधिकार, यह भी इंटरप्रिटेशन में आया, 1979 में ही आया था कि सबको आजीविका का अधिकार है, काम करने का अधिकार, सबको काम मिलना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए नागरिक लाया था। राइट टू क्लीन एयर, क्लीन इन्वायरमेंट, स्वच्छ प्रदूषण, पर्यावरण और प्रदूषण रहित पानी और हवा, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट। देखो दिल्ली में लोगों का किस तरह से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है जब वहां हवा दूषित हो गया, AQI लेवल जो है कितना बढ़ गया। अभी रिसेंटली इंदौर सिटी में हमने देखा, अभी 15-20 की डेथ हो गई है। किस वजह से? दूषित पानी पीने से, पोल्यूटेड वाटर इंटेक किया और मर गए। ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि हम क्या करें, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अरे भैया आप जिम्मेदार हो, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है और आप हमारे इस राइट को प्रोटेक्ट करोगे, आप हमें प्रोवाइड करो। शुद्ध जल पानी पीने का भी अधिकार है हमें, और आप वाटर सप्लाई आप कर रहे हो तो आप हमें गंदे पानी कैसे दे सकते? तो इस बेसिस पर तो गवर्नमेंट को मॉरली रिजाइन करना। तो ऐसे बहुत सारे, है ना, जैसे कि बिफोर 2017 हम देखेंगे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 19 में इंटरप्रेटेड था। लेकिन 2017 में एक केस आया था, पुट्टू स्वामी केस, पुट्टू स्वामी वर्सेस आंध्रा सरकार। इस केस में यह कहा कि भाई नहीं, निजता का अधिकार भी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है ना, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 2017 से ये आर्टिकल 21 में माना गया कि अगर किसी के प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, दैट मीन्स उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हुआ है, जैसे फ्री हैंडकफ, है ना, किसी को भी आप अरेस्ट करके ले जाते हो तो उसको हथकड़ी आप नहीं बांध सकते, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। किसी को भी आप प्रिजनर बनाते हो, कैद खाने में रखते हो, उसको अकेले आप नहीं रख सकते, वहां सबके साथ रखना होगा, ये उसका फंडामेंटल राइट है। ऐसे बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हुआ है। इसमें स्पीडी ट्रायल, है ना, त्वरित न्याय को भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत ही
माना है कि हाँ स्पीडी जस्टिस, त्वरित न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस डिले हो रहा है दैट मीन्स उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन, आर्टिकल 21 का वायलेशन। तो आर्टिकल 21 में बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किया है जुडिशरी ने थ्रू इंटरप्रिटेशंस, व्याख्या के माध्यम, और इसको बहुत बड़ा बना दिया। इसलिए हम देखते हैं कि अब तक जब से संविधान हमारा लागू हुआ है तब से लेकर आज तक आर्टिकल 21 का ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे लाइफ का अधिकार है मामला। तो आर्टिकल 21 इसमें भाई आपको मरने का भी अधिकार नहीं है, जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन की। यह आर्टिकल आपको जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता है। तो कोई यूं बोले कि मुझे मार दो, मुझे दवा दे दो, मैं मर जाऊं, तो वो जो ऐसा करेगा वो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन। लेकिन अभी रिसेंटली 2018 में एक केस आया था, उसमें कहा कि भाई यूथनेसिया तो हमारे यहाँ नहीं, हम नहीं कर सकते ये फंडामेंटल, लेकिन पैसिव यूथनेसिया, एक्टिव यूथनेसिया दो तरह का होता है, एक तो एक्टिव यूथनेसिया और एक पैसिव यूथनेसिया। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को अलाउ कर दिया है। पैसिव यूथनेसिया मतलब जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो सिर्फ रिमूव कर सकते, उसको इंजेक्शन देकर, उसको दवाई देकर उस पेशेंट को मार नहीं सकते। हाँ, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो बिल्कुल ही कोमा में है सालों से और उसको लाइफ सपोर्ट से जीवित रख रखा है, तो उसके लाइफ सपोर्ट को आप रिमूव कर सकते हो, दैट्स इट। इसी को बोलते हैं पैसिव यूथनेसिया, ये अलाउड है। एक्टिव यूथनेसिया हमारे यहां आज भी अलाउड नहीं है, भले ही आप कितने ही कष्ट में जी रहे हो, कितने ही है ना मुश्किल में है पेशेंट, उसको दवाई देकर, इंजेक्शन देकर मार नहीं सकता है हॉस्पिटल। ठीक, तो यूथनेसिया का राइट है, लेकिन पैसिव यूथनेसिया है ना, और डेथ का राइट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से देखें तो आर्टिकल 21 हमें बहुत सारे अधिकार देता है। क्यों? ताकि हम एक डिग्निटीफुल लाइफ, एक गरिमामय जीवन, एक सम्मानित जीवन व्यतीत कर सके। तभी तो हम इंसान हैं। इंसान और जानवर में यही अंतर है, जानवर कहीं भी रह लेता है, लेकिन हम इंसान हैं, हमने अपने बेहतरी के लिए सब कुछ बनाया है। तो क्या हम सबको वो सुविधा नहीं मिलना चाहिए? क्या जिनके पास जो कैपेबल है सिर्फ उसी को वो सुविधा मिलना चाहिए, वो बेसिक इम्यूनिटी, जिससे वो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बेहतर बना सके? नहीं, सबको मिलना चाहिए। सबको ये अधिकार है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको ये अधिकार है कि वो अपने जीवन को, अपनी लाइफ को एक सम्मानित, एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करे। ये आर्टिकल 21 हमें देता है। और ये आया कब? ये प्रोविजन, ये अधिकार इनके वजह से ही आया है ना। इनको हमें थैंक यू बोलना चाहिए, मेनका गांधी को, जिनके प्रयास से सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया और नेचुरल जस्टिस की थ्योरी को हमारे यहाँ ठीक है। तो ये आर्टिकल 21, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, आते रहते हैं यूपीएससी में। एक क्वेश्चन आया था 2021 का, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2021 में ये क्वेश्चन आया था, और मैंने आपको बताया 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था और कहा था कि भाई राइट टू प्राइवेसी है ना, निजता का अधिकार जो है वो में आएगा आर्टिकल 21 में। नहीं, कब कहा ये तो सर, और 17 से पहले अगर ये क्वेश्चन आया होता तो इसका आंसर होता आर्टिकल 19। ठीक है, पुट्टो स्वामी केस में आया था कि भाई राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। आर्टिकल 21 बहुत वास्ट, तो हर वो एक्शन गवर्नमेंट का या किसी और का जो हमारे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है ना, हमारे देह को, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई भी एक्ट, वो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन। तो हम देखें, आप सोचोगे कि अरे हमारे आसपास तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन उसके लिए हमें अवेयर होना होगा, उसके लिए हमें जागना होगा। अगर सपोज करो मेनका गांधी, सरकार ने उनका पासपोर्ट छीन लिया, मेनका गांधी कुछ नहीं करती, तो ये मेनका गांधी वर्डिक्ट आता ही नहीं। तो हमें ही एक्टिव रहना है, हम एक्टिव रहेंगे तो ही हमारे लाइफ
का इम्प्रूवमेंट होगा। आज भी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हो रही है जिससे हमारे प्राण और शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। हमें वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है और उनको एक्सपोज करना है, उनको कोर्ट में ले जाना है मामला को, तो हमें वो मिलेगा, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट है। सरकार हमेशा ऐसा कोशिश करती है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस है ना इंक्रीज करें, है ना, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। उस चक्कर में क्या होता है कि हमारे जो प्राण और शरीर है के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो गलत है, वो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो हमें ऐसी चीज़ों जो हमारे शरीर, हमारे प्राण को छीनता है या कम करता है या कमज़ोर करता है या नुकसान पहुंचाता है, हमें खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी।